हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 40 डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द आवर सोलर सिस्टम। सौर मंडल का जो सबसे निकटतम तारा जो है वो कौन सा है। चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। जो जीके सेक्शन होता है वहाँ पर हम आपको जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करवाते हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। प्रोक्स सीमा जो सेंटोरी है, ये सूर्य का सबसे निकट तारा है। इसकी जो दूरी है सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष है। सूर्य से इसकी जो दूरी है 4.3 प्रकाश वर्ष है। ये पॉइंट भी आपको पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। भाई अर्थ जो है वो रिवॉल्व्स अराउंड सन। इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ये जो सिद्धांत दिया था उसको पहला व्यक्ति कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो सिद्धांत है वो कोपरनिकस ने दिया था। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है उसका राजधानी कहाँ पर है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ पर थी, वैसे थी है यहाँ पर, है तो अब है तो नहीं ये पुर्तगाल, वैसे है भी पुर्तगाल। तो इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है। पुर्तगाल की अगर आप राजधानी की बात करेंगे तो लिस्बन जो है इसकी राजधानी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। एक हमारे पास यहाँ पे बियाना आता है। ये बियाना जो है ये किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया जो है, क्योंकि बियाना जो है एग्जाम में पूछने वाली चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जर्क। जर्क जो है इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जर्क की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जर्क की फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड क्यूब। ये होती है मीटर पर सेकंड क्यूब। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेट डब्ल्यू ऑफ ए बॉडी कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला। वेट जो डब्ल्यू होता है वो क्या होता है। वेट जो होता है वो क्या होता है। तो किसी भी बॉडी का वेट जो होता है वो एम जी के बराबर होता है। द्रव्यमान और ग्रेविटी जो होती है उन दोनों का जो गुणनफल होता है उनके बराबर होती है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ये सिविल का हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट पोलराइज्ड। ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। किस तरंगों को, कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अल्ट्रासोनिक जो होती है इनको ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रोमाइट इज एन और या फिर मिनरल ऑफ। क्रोमाइट जो होता है एक और होता है, अयस्क या फिर खनिज है किसका, ऑफ। तो क्रोमाइट जो होता है वो क्रोमियम जो होता है इसका मिनरल होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। क्रोमाइट एक क्रोमियम एंड लोहे के मिश्रण का वाला एक खनिज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इन चारों में से सबसे मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कम, वो किसका होता है। सबसे कम जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो जेनोन का होता है। जेनोन का जो होता है 111.75 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वो माइनस में होता है। -111.75 डिग्री सेल्सियस का होता है। अगर आप आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन का 113.7 डिग्री सेल्सियस होता है। बेरियम की अगर आप बात करेंगे तो 727.7 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है। और मैग्नीज जो होता है इसका 650 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सबसे कम जेनोन का हो गया। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिमेंशनलेस नंबर। इन चारों में से डिमेंशनलेस नंबर कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो डिमेंशनलेस नहीं है वो मेनिंग कोफिशिएंट होता है। बाकी ये तीनों जो है ये डिमेंशनलेस हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए लेजर ड्रॉपलर एनीमोमीटर इज ए डिवाइस टू मेजर।
लेज़र ड्रॉपलर एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसको आप यूज़ करते हैं ताकि वो मेज़र कर सके, किसको मेज़र कर सके वो। तो ये मेज़र करता है द टर्बुलेंट वेलोसिटी फ्लोक्वेशन जो होता है फ्लो का, उसको मेज़र करता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ हेड रिकवर्ड टू हेड पुट इज नाउन एज। रेशियो, किसका रेशियो, हेड रिकवर्ड, हेड जो रिकवर किया गया है टू द हेड पुट, जो पुट किया गया था उसका जो रेशियो होता है उसको आप एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी हम उसको बोलेंगे। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर कंक्रीट वर्क इन सी वाटर केसेस बोल रहा है, इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बीच unreinforced concrete and reinforced concrete shall have the minimum grade of concrete recommended by हमारे IS कोड इज। समुद्री सी वाटर के केसेस पूछ रहा है यहाँ पे, भाई क्या होता है। तो भाई देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्री जल या फिर समुद्र का जो तट होता है उसके नीचे जो आप कंक्रीट यूज करते हैं, बोल रहा है कि हमारा जो केस आएगा एक अनरेनफोर्समेंट का आएगा। सिंपली पीसीसी का केस आता है, एक आता है आरसीसी का केस। तो मिनिमम जो ग्रेड आप यूज करते हैं किसके लिए, कंक्रीट का, वो क्या होता है। पीसीसी का केस अगर आएगा तो उसके लिए आप M20 यूज करेंगे, लेकिन आरसीसी का केस आएगा तो M30 आप यूज करेंगे। तो M20 एंड 30 कहाँ पे दिया गया है, सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप याद रखिए भाई, ये सी वाटर का केस हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग बकलिंग ऑफ सैंड, बकलिंग हो रही है सैंड की, द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द फाइन एग्रीगेट काउज इंक्रीज इन वॉल्यूम। ड्यूरिंग बकलिंग हो रही है सैंड में, मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है फाइन एग्रीगेट में उसका कारण होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द सैंड कंटेन 90% ऑफ पार्टिकल साइज मोर देन 0.6 mm। 90% जो पार्टिकल है उसका साइज कितना है, 0.6 mm है, एंड लेस 2 mm। भाई 0 से 0.6 से लेकर 2 मीटर उसका 2 mm उसका साइज है, तो वो कौन सा सैंड होगा, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, कोर्स सैंड या फिर क्ले होगा। देखिए ऐसे हमारे पास फाइन सैंड के 3 केसेस आते हैं। एक होता है फाइन सैंड, फाइन सैंड ये वाला फाइन सैंड भाई। तो फाइन सैंड का जो केसेस होता है उसमें 0.06 से लेकर 0.2 mm का होता है। एक होता है मीडियम सैंड, मीडियम सैंड का जो साइज होता है 0.2 से लेकर 0.6 mm होता है। एक कोर्स सैंड होता है उसका साइज होता है 0.6 से लेकर 2 mm होता है। यानी कि ये कोर्स सैंड का होगा, हमारा सी इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। भाई सैंड है उसके पास 90% जो है पार्टिकल का साइज 0.6 mm से ज़्यादा है लेकिन 2 mm से कम है, यानी कि उसके बीच में है, तो उसको फाइन सैंड कोर्स सैंड आप बोलेंगे। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द सिलेंडर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज यूजली टेकन एज x टाइम्स दैट ऑफ द क्यूब स्ट्रेंथ इन कंप्रेसिव, वेयर x जो होता है वो क्या होता है, x जो होता है वो क्या होता है, 85% होता है x जो होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ कंक्रीट इफ द कंपैक्शन वैल्यू इज लेस देन 0.95 एंड ग्रेटर देन 0.85 देन द स्टैंडर्ड ऑफ वर्केबिलिटी इज। स्टैंडर्ड ऑफ वर्केबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, तो वो मीडियम होती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन आपको दोबारा बता देता हूँ कि भाई 0.85 से ज़्यादा और 0.95 से कम, तो इसके बीच में जो आती है वो मीडियम ही आती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है M30 कंक्रीट ग्रेड की, वो भी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में वो कितनी होती है, 100, 150, 200 या फिर 300। कंक्रीट जो है आपको पता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है
वो होती है 1/10 से लेकर 1/15 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये भी आप याद रखिए। तो M30 के लिए 300 हमारा आंसर हो जाएगा, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगी। अगला देखिए, श्रिंकेज इन सीमेंट कंक्रीट में बी रिड्यूस बाय। श्रिंकेज आपको अगर कम करना है सीसी में तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको प्रॉपर क्यूरिंग जो है वो करनी पड़ेगी, तब जाकर आप श्रिंकेज को कम कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर का एग्जाम्पल कौन सा है? प्लास्टिसाइजर जो होता है वो कंक्रीट में 1 से 2% जो सीमेंट का वेट होता है उतना आपको डालना होता है। 1 से 2% वेट ऑफ सीमेंट के अकॉर्डिंग आप प्लास्टिसाइजर को कंक्रीट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई कौन सा एग्जाम्पल है प्लास्टिसाइजर का। तो प्लास्टिसाइजर का जो एग्जाम्पल है वो ऑप्शन नंबर हाइड्रो ऑक्सीलेटेड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, ये आंसर हो जाएगा। ये प्लास्टिसाइजर है। बाकी आपको पता है जिप्सम क्या है, ये भी पता है, ये भी पता है कि क्या है भाई। तो बाकी और भी मैंने आपको प्लास्टिसाइजर के बारे में बताया कि भाई प्लास्टिसाइजर और कौन कौन से होते हैं। चलो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। एक तो ये हो गया हमारे पास, एक होता है हमारे पास बेंजोएट, बेंजोएट्स, ये भी एक प्लास्टिसाइजर है। एंड दूसरा जो होता है एजेलेट्स, एजेलेट्स जो होता है, एजिलेट्स, ये दो हो गए। एक आप तीसरा भी याद कर लीजिए, तीसरा होता है ग्लाइकोल्स ओ एंड पॉलीईथर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे GLYCOTS एंड पॉली ईथर लिख लीजिए अगर आपको पता नहीं है तो। जिनको पता है तो वो उनकी तो यहाँ पर रिवीजन हो रही है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो लिख सकते हैं भाई। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक तीसरा, चौथा ये हो गया। ये तीन क्या है? प्लास्टिसाइजर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। अगर आपको ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग करनी है तो हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसमें रेकमेंड किया गया है कि भाई कितना टेम्परेचर होना जरूरी है। सो कोल्ड वेदर की अगर आप बात करेंगे तो वो लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। लेकिन जो जनरल केस होता है, जनरल वर्क जो होता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन उसके लिए तो 15 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना जरूरी है। तो 27 डिग्री प्लस माइनस, ये आपको पता ही है कि भाई इतना तो लिया जाता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है, फिक्स बीम इज आल्सो नाउन एज। फिक्स बीम को आप एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? फिक्स बीम का एक और नाम है, वो है एनकेस्टर बीम। एनकेस्टर बीम जो होता है उसको फिक्स बीम के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कंटेन सम सेम। कोई एक बीम है, उसने सेम स्ट्रेंथ जो है उसके पास सेम स्ट्रेंथ है, तो उसके पास सेम क्या होगा? सॉरी, ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कंटेन, लेकिन सेम क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन या फिर स्टिफनेस। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। बोला कि एक बीम होगा हमारे पास, जिसमें क्या होगा कि उसकी जितनी भी पूरी लेंथ दी गई है, पूरी लेंथ में जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट नहीं, बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो सेम होता है, बराबर होता है। उसको आप यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम बोल सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम है हमारे पास, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम एट। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो होती है वो मैक्सिमम होती है एट कहाँ पर? सो कैंटिलीवर की अगर आप बात करेंगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो होती है भाई इज मैक्सिमम एट, मैक्सिमम जो होती है वो फ्री एंड पर होती है, लेकिन फिक्स एंड जो होता है वहाँ पर 0 होती है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो होती है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन
देखिए ये फिक्स एंड है, तो यहाँ पे मान के चलो इस तरह ऐसे होगा, तो यहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो फिक्स एंड है वहाँ पर जीरो ही होगी, फिक्स एंड पर जीरो होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है अगर वो थोड़ा सा ध्यान देकर क्वेश्चन को सॉल्व करे तो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन प्लेन कैरिंग मैक्सिमम shear स्ट्रेस एंड प्लेन कैरिंग मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस। भाई एंगल जो बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, एक प्लेन है उसने कैरी किया हुआ है मैक्सिमम shear स्ट्रेस एंड एक प्लेन है उसने कैरी किया हुआ है मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस। मैक्सिमम shear स्ट्रेस, मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस, एक प्लेन है उसने कैरी किया हुआ है, तो एंगल जो होगा वो क्या होगा, एंगल जो होगा वो क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एंगल जो होगा वो क्या होगा, सो एंगल जो होगा 45 डिग्री का होगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी लॉन्ग कॉलम फेल्स वाई, वेरी लॉन्ग कॉलम जो होता है वो फेल होता है किस वजह से। तो अगर आप लॉन्ग कॉलम की बात करेंगे तो लॉन्ग कॉलम जो होता है वो सिंपली फेल होता है बकलिंग की वजह से, बकलिंग की, लेकिन जो क्रशिंग होती है इसकी वजह से हमारा जो शॉर्ट कॉलम होता है वो फेल होता है, शॉर्ट कॉलम। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम द मैग्नीट्यूड ऑफ फिक्स एंड मोमेंट इन ए फिक्स बीम ऑफ स्पैन एल subjected to a uniformly distributed load W per unit length is। तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, WL²/12। ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द क्रॉप्स वाज ग्रोन बाय ए फ्यू सेंटीमीटर इज नाउन एज। जब भी आप किसी फसल को बोते हैं तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, कुछ सेंटीमीटर तक बड़ी हो जाती है, उसको आप कोर डेप्थ बोलते हैं। तो उस कोर डेप्थ के लिए आप जो पानी देते हैं, उस फसल को पानी की जरूरत होती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, कोर वाटरिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। कोर डेप्थ की अगर आप बात करेंगे, हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं भाई, हमारे पास एक बीट होती है, गेहूं जिसको बोलते हैं, वीट जो होती है उसके लिए 13.5 होती है, 13.5। जो राइस होता है, चावल जो होता है, उसके लिए 19 सेंटीमीटर होती है। एक गन्ना होता है, शुगर केन, उसके लिए 16.5 होती है। ये भी आप याद कर लीजिए। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, ग्राफ इन विच द डिस्चार्ज इज ऑन द एक्स वाई एक्सिस। डिस्चार्ज जो हो रहा है भाई एक ग्राफ में, वो वाई एक्सिस में हो रहा है, एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम इज ऑन द एक्स एक्सिस। कोरस्पॉन्डिंग टाइम जब वो एक्स एक्सिस में है, इज नाउन एज, इज नाउन एज, उसको आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोग्राफ बोलेंगे हम उसको, हाइड्रोग्राफ। ये चीज आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, स्ट्रीट इनलेट फॉर draining rainwater are located along the roadside on the state road at a interval of, at a interval of, कितने इंटरवल पर प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई जो स्ट्रीट होते हैं इनको आप बनाते हैं ताकि जो बारिश का पानी होता है वो इन से निकल कर बाहर चला जाए। तो ये जो सीधी सड़क होती है वहाँ पर आप दोनों साइड बनाते हैं, तो इनके जो डिस्टेंस होती है वो 30 से 50 मीटर तक की होती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट इंक्लूड द, उसमें क्या शामिल होता है, ऑल ऑप्शन आर अबव। ये सब कुछ भाई इन शामिल होता है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट आर ए बिल मीन्स, आर ए बिल, आर ए क्या होता है, रनिंग बिल्स होता है, रनिंग अकाउंट्स बिल हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, आर ए रनिंग अकाउंट्स बिल।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज द सेंटर लाइन मेथड इज स्पेशली अडॉप्टेड फॉर एस्टिमेशन। सेंटर लाइन मेथड जो होता है वो किसके लिए अडॉप्ट किया जाता है, सर्कुलर, हेक्सागोनल एंड अदर जियोमेट्रिक शेप जो होती है उन सभी के लिए ये अडॉप्ट किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला देखिए, डिटेंशन पीरियड जो होता है सेप्टिक टैंक का इज द, सेप्टिक टैंक का कितना होता है डिटेंशन पीरियड जो होता है। डिटेंशन पीरियड जो होता है सेप्टिक टैंक का वो 12 से 24 घंटे का लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी नियर बाय हमारा आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, द वर्किंग कंडीशन इन इमहोफ टैंक आर। इमहोफ टैंक जो होता है उसमें जो वर्किंग कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो जो इमहोफ टैंक होता है इसका एक और नाम है, वो है इमशर टैंक। इमशर टैंक इसका दूसरा नाम है। तो इसमें जो वर्किंग कंडीशन होती है वो लोअर केस में एन एरोबिक होती है एंड अपर केस में एरोबिक होती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।